Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, what is the theme of World Psoriasis Day 2022? And correct answer for this question is unloading psoriatic diseases. Next question was, which two nations participate in air combat exercise, namely Garuda? And correct answer for this question is India and France. Let's see what is in the news. 90 drowns in Gujarat river as suspension bridge collapse. देखिए, गुजरात के मोराबी डिस्ट्रिक्ट में मच्छू नदी के ऊपर बना ये केबल ब्रिज है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टूट गया है। कुछ दिन पहले ही इस ब्रिज में रिपेयरिंग का काम किया गया था, रिनोवेशन डन किया गया था एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन जैसे ही इसको ओपन किया गया उसके 5 दिन बाद ये कोलैप्स हो गया। एज अ रिज़ल्ट लगभग 90 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 350 से भी ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। चलिए, अगर हम मच्छू रिवर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो बेसिकली ये मांडव हिल्स चोटिला से इसका ओरिजिनेशन होता है और ये लगभग 130 किलोमीटर का ट्रैवल करती है और आगे जाकर रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पर एक देखने को मिल रही है जो हमारे जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस न्यूज़ सेगमेंट सेज दैट डॉल्फिन्स रिटर्न टू द गंगाज इन यूपी। चलिए इस पूरे सेक्शन को यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सो न्यूज़ आर्टिकल ये बोल रहा है, डॉल्फिन्स दोबारा से गंगा नदी में देखी जाने लगी हैं, जो क्लियर कट इंडिकेशन है जिससे पता चलता है कि गंगा रिवर की जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जा सकता है नमामि गंगे प्रोग्राम को। नमामि गंगे प्रोग्राम को अगर हम यहाँ पर अभी शॉर्ट में समझने की कोशिश करें एज पर दिस आर्टिकल, तो एज पर गवर्नमेंट लगभग 23 प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर शुरुआत की गई थी अंडर दिस प्रोजेक्ट 2014 में, और उसी का रिजल्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 407 मिलियन लीटर सीवेज जो डेली बेसिस पर गंगा नदी में छोड़ा जाता था उस पर लगाम लगा दी थी, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिसका रिजल्ट है कि गंगा का जो रिवर है वो पॉल्यूशन पूरी तरीके से रिड्यूस हुआ और इसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है। चलिए, ये तो थी न्यूज़ की बात। अब हम इसको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डॉल्फिन्स के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें गैंगेटिक डॉल्फिन्स के बारे में सुनने मिलता है। अगर हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका, और अगर हम इनके ऑफिशियल डिस्कवरी की बात करें तो 1801 में आइडेंटिफाई किया था कि गंगा रिवर में डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अगर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा तो डॉल्फिन्स हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन जितना फ्रेश वाटर हमारे पास होगा उतनी ही ज़्यादा डॉल्फिन्स हमें देखने मिलेंगी। देखिए, अमेजिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि डॉल्फिन्स जो होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, दे कैन नॉट सी। तो मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है, तो ये अपना शिकार या हंट कैसे करती होंगी। उसके पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इन डॉल्फिन्स को सुसु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर यहाँ पर कि इफ़ दे आर ब्लाइंड तो ये हंटिंग करती कैसे हैं। देखिए, डॉल्फिन्स जो हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज़ करती हैं। सपोज़ ये डॉल्फिन्स हैं और ये इनका शिकार है। जब हम यहाँ पर डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से रिलीज़ करती हैं, जो किससे जाता है, जो जाकर यहाँ पर रहने वाली फिशेस से टकराएगा, और ये टकराने के बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस डॉल्फिन के पास आएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जब यहाँ पर आएंगी तो डॉल्फिन्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल है, कोई एनिमल यहाँ पर है, और ये पूरी प्रोसेस, ये जो सिस्टम है ये बोला जाता है इको लोकेशन। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इको लोकेशन, राइट। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर वापस पूछूं इकोलोकेशन बाय डॉल्फिन्स क्या होता है, तो अ डॉल्फिन सेंड्स आउट एन अल्ट्रासोनिक वेव एंड डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज इकोलोकेशन बाय डॉल्फिन्स।
चलिए आगे बढ़ने के पहले आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है। देन विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, और इस पर्टिकुलर एनिमल को कब नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। देखिए, अगर अब हम इन डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आपको याद रखना होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इन्हें शेड्यूल 1 कैटेगरी में डाला गया है। वहीं IUCN दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में इन्हें एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अलॉन्ग विद दैट कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट इज साइट्स, आपको फुल फॉर्म अभी तक पता चल गया होगा, हम कई बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसे अपेंडिक्स 1 का रिलेशन किससे होता है, अगर आपको याद नहीं है तो अपेंडिक्स 1 रिलेट करता है मोस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी जिसमें डॉल्फिन्स को रखा गया है। देखिए, इसी के साथ बात आ जाती है कि हमने क्या कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर अभी तक काम किया है। तो आप याद रख सकते हैं डॉल्फिन सेंचुरी दैट इज़ ऑल्सो नोन एज विक्रमशिला गेंजेस डॉल्फिन सेंचुरी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बिहार में। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है लगभग 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया में इन द प्रमाइसेस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन्स। साथ ही 5 अक्टूबर वो डेट है जब नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एग्जामिनेशंस में इस तरीके क्वेश्चन बड़े उनके फेवरेट होते हैं, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे, तो आप याद रखेंगे 5 अक्टूबर। चलिए, ये तो हो गया इस पूरी न्यूज़ से रिलेटेड वन सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी दैट इज़ नमामि गंगा प्रोग्राम। सो नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम 2014 में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके 2 खास मकसद थे। पहला तो पॉल्यूशन को इफ़ेक्टिवली गंगा रिवर सिस्टम से हटाना, और साथ ही साथ कंजर्वेशन और रिजुविनेशन भी करना नेशनल रिवर गंगा का। साथ ही इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बॉडी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स एक्सेट्रा। सो ये जो NMCG है दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज़ द इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल। ये आप याद रखेंगे, नेशनल गंगा काउंसिल विच वॉज सेटअप इन 2016। हालांकि अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है विद द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। साथ ही इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो बेसिकली इस प्रोग्राम के बहुत सारे मेन पिलर्स हैं लाइक बायोडाइवर्सिटी, अफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, गंगाग्राम, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आपको इन 2 सेक्शंस के अलावा और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, दैट इज़ गंगा रिवर सिस्टम। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि गंगा का रिवर सिस्टम क्या है। देखिए, गंगा ओरिजिनेट नहीं होती है, ये बनती है ना। अलग अलग कॉन्फ्लुएंसेस से गंगा रिवर का निर्माण होता है, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। करने के पहले आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होती हैं, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। नेक्स्ट इज काला नमक राइस इज नाउ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्गर। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड 2 न्यू dwarf varieties in उत्तर प्रदेश that gives double the yield। चलिए न्यूज़ को समझ लेते हैं कि आखिर काला नमक राइस है क्या। काला नमक राइस को सबसे पहले आप याद रखेंगे तो इसे बुद्धा राइस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये राइस की बहुत ही ओल्ड, बहुत ही पुरानी वैरायटी है जो कि एक्सट्रीमली एरोमेटिक होती है। और इसकी जो हस्क आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में, ये ब्लैक कलर की होती है। यूजुअली अगर हम इनकी बात करें तो ये बेसिकली तराई रीजन में इनको नोटिस किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का वो रीजन है जो नेपाल के कांटेक्ट में आता है। चलिए न्यूज़ समझ लेते हैं आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई क्या है और इसे बुद्धा राइस क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा ने श्रावस्ती को लोगों को इसे एज ए गिफ्ट दिया था जब वो अपने एनलाइटनमेंट के बाद
इस रीजन को विजिट कर रहे थे। इसी की वजह से कई बार इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी बोला जाता है। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंट स्टडीज़ में कुछ ऐसा पाया कि जब जैसे जैसे ये क्रॉप ग्रो करती है वैसे वैसे इसका जो अपर पोर्शन है वो हैवी होता जाता है। अब ये इतना हैवी हो जाता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट फॉल्स। रिजल्ट क्या होता है, इसके नीचे गिरने से क्रॉप डैमेज हो जाती है और उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है। इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंटली IARI ने सक्सेसफुली 2 डॉर्फ वेराइटीज़ ऑफ काला नमक राइस की डेवलप कर ली हैं, जिनका नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूसा नरेंद्र काला नमक 1625। तो यहाँ पर जो नरेंद्र नाम आया है ये बेसिकली आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ सिचुएटेड इन अयोध्या, उसके नाम पर इसको यहाँ पर रखा गया है। सो ये जो नई वेराइटीज़ है इसकी वजह से अब क्या होगा, ये टूट के भारी हो के ओवरलोडिंग की वजह से पहले तो गिरेंगी नहीं, जिसकी वजह से इनकी जो यील्डिंग है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। चलिए इस काला नमक पैडी के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पहले तो ये ट्रेडिशनली ग्रोन राइस की वैरायटी है जिसमें किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी होती है। अलॉन्ग विद दैट ये ऊसर सॉइल के लिए काफ़ी अडेप्टेड होती हैं। आपको पता है कि ऊसर सॉइल में अडेप्टेड होने की वजह से ही इनका जो सॉल्ट कंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है और इसी की वजह से इनमें pH का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इनकी एक और खासियत होती है कि ये जो कॉमन राइस डिसीजेज़ होती हैं लाइक ब्राउन स्पॉट, स्टेम रॉट एक्सेट्रा उससे रेजिस्टेंट होती हैं। मतलब इनमें आसानी से जो कॉमन राइस की बीमारियां होती हैं वो नहीं लगती। अलॉन्ग विद दैट इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं। साथ ही अगर आपको पता हो तो चावल को ग्रो करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, बट इन कंपैरिजन टू बासमती राइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे लो वाटर रिक्वायर्ड होता है। देखिए इनकी इसी सब खासियत को देखते हुए ना इनको ट्रेडिशनल काला नमक राइस को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सिस्टम। GI टैग का जो रिकॉर्ड है उसमें ही ये बात यहाँ पर बड़े अच्छे से मेंशन की हुई है दैट इट इज़ रिकॉर्डेड in the GI application that Lord Buddha gifted Kala Namak paddy to the people of Shravasti so that they remember him by the fragrance। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next news is talking about DNA testing. It says demand grows but DNA test fall under a gray area। देखिए यहाँ पर आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक केस चल रहा है। एक महिला है, उनका जब बेबी होने वाला था तो उनके और उनके हस्बैंड के बीच में यहाँ पर फाइट हो जाएगी, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट इनके हस्बैंड इन्हें बोल देते हैं कि पहले DNA टेस्ट कराइए जिससे पता चले ये बच्चा आखिर किसका है। आखिर इन सब से परेशान होकर ये पहुँचेंगी सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसका रिज़ल्ट है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोलते हैं कि अगर पर्सन की इच्छा नहीं है, अगर उसकी विलिंगनेस के खिलाफ अगेंस्ट जाकर DNA टेस्ट हो रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट एज वेल एज उसके राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पर हनन करता है। देखिए साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये तो बोला है कि दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दीज एड्स टू कॉज द जस्टिस बट दे कैन ऑल्सो वायलेट्स दी प्राइवेसी। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर है क्या, लेकिन उसके पहले इस न्यूज़ सेगमेंट के हिसाब से एक डेटा सामने आया है अकॉर्डिंग टू विच DNA टेस्ट का जो रिकमेंडेशन है वो 20% तक यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। एक रिपोर्ट है DNA फॉरेंसिक लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक रजिस्टर जिसको मान्यता मिली हुई है अंदर NABL। इन्होंने बताया कि हर महीने लगभग 300 से 400 सैंपल मंथली इनके पास आते हैं फॉर अ रिक्वेस्ट ऑफ DNA टेस्टिंग। अब ये DNA टेस्टिंग किसी भी वजह से हो सकती है, कोर्ट के आदेश पर हो सकती है या प्राइवेट किसी रीज़न से हो सकती है, बट इसका जो नंबर है, जो प्रपोर्शन है, जो पहले लगभग 30 या 40 हुआ करता था महीने में, लगभग अब वो 300 से 400 तक बढ़ चुका है।
चलिए, तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग. Let's understand it clearly. The protection against self-incrimination extends to both oral evidences and documentary evidences. However, it doesn't extend to compulsory production of document, whereas he or she cannot deny giving thumb impression, specimen signature, blood samples, etc. and compulsory exhibiting of body. देखिए, आपको यहाँ पर जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस रेफरेंस में याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ लैंडमार्क केस विच recognized a fundamental right to privacy of every individual guaranteed by constitution. It says that fundamental right to privacy, that is an intrinsic part of life and liberty under article 21 and part 3 on the whole. देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया था दैट प्राइवेसी इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द इंडिविजुअल. आप इस तरीके के जो जजमेंट के कोट्स होते हैं इनको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. दे विल इन्हांस योर आंसर राइटिंग. आगे देख लेते हैं. द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी विद रिगार्ड टू आर्बिट्रेटरी स्टेट एक्शन वुड बी सब्जेक्ट टू द reasonableness test under Article 14. This also says that intrusion of one's life and personal liberty under Article 21 will attract the just, fair and reasonable threshold. Also, phone tapping not only infringes Article 21 but also contravenes freedom embodied under Article 19. Such a law would have to be justifiable under one of the permissible restriction in Article 19 clause 2. It also says that the state action must be sanctioned by law. In a democratic society, there must be a legitimate aim for action. Action must be proportionate to the need for such interference, and it must be subject to procedural guarantee against abuse of the power to interfere. हम इस तरीके के प्राइवेसी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाते हैं. उसी का रिजल्ट है कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि किसी भी अक्यूज्ड या फिर किसी भी व्यक्ति का कोई भी साइंटिफिक टेस्ट लाइक लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो अपना खुद का कंसेंट यहाँ पर नहीं दे देगा. साथ ही ऐसे व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने और अपने लॉयर के सामने ये परमिशन देनी होगी. साथ ही यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी बोला था कि ये जो टेस्ट है ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी और इसका जो भी रिकॉर्ड है उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ लॉयर. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए. साथ ही यहाँ पर आप इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दैट टॉक्स अबाउट द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स which says that judges do not deny the scientific accuracy and conclusiveness of DNA testing, but in some cases they do not admit the evidences on the ground of legal or constitutional prohibition and sometimes the public policy. 31st October, which is the National Unity Day 2022, marks the 146th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, and Indians to celebrating this day while aiming to spread awareness about the role played by him in molding India's history. In order to honor him, the Statue of Unity was inaugurated in Gujarat. Since 2014, every year on 31st October is observed as the National Unity Day to pay tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, an Indian politician who is also known as Bismarck of India, who played a pivotal role in India's freedom struggle and then during the integration of the country. चलिए, आपको मुझे यहाँ पर ये बताना है कि इन्हें सरदार की संज्ञा किसने और कहाँ पर दी थी. इसी के साथ आप याद रख सकते हैं कि इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने यूनिफिकेशन किया था, इंटीग्रेशन किया था ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स इनटू वन United Nation. Along with that, in a patron saint of India civil servant भी बोला जाता है. Moving next,
It is the 113th birth anniversary of Homi Jahangir Bhabha. Indian nuclear physicist Homi Jahangir Bhabha, who is also known as the father of Indian nuclear program, was born on October 30, 1909 in Bombay. On January 24, 1966 इनकी मृत्यु हो गई थी एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में, जो कि क्रैश कर गई थी नियर मॉन्ट ब्लैंक। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पता कर लेते हैं। सो होमी जहांगीर भाभा वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। Along with that, in 1942, Bhabha was awarded the Adams Prize and Padma Bhushan in 1954. In 1951, 1953, 1956, he was also nominated for the Nobel Prize for Physics. साथ ही he was the founding director of Atomic Energy Establishment Trombay, which is now named as the Bhabha Atomic Research Center. चलिए, it's time for current oriented one-liners. So the central government has decided to set up a grievance appellate committee to resolve the complaints of social media users. Defense Ministry setting up DRDO Industry Academia Center of Excellence at IIT Roorkee. Central Vigilance Commission conducting its annual Vigilance Awareness Week from 31st October. चलिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड एक आंसर आपको मुझे देना है। पहली बात तो इसको फॉर्म कब किया गया था और जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे फॉर्म किया गया था उसका नाम क्या है एंड हु वाज हेडिंग दैट कमेटी। मूविंग नेक्स्ट, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन October 30 टू प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग्स। Luiz Inácio Lula da Silva elected as the new president of Brazil. India beats Australia in under-21 men's hockey to lift Sultan of Johor Cup in Malaysia. India's Ministry of Defence is world's biggest employer with 2.92 million people. Next, India-Mozambique-Tanzania trilateral maritime exercise held in Tanzania. India to contribute $5 lakh to United Nations Trust Fund for Counter-Terrorism. G7 countries have invited India to join Just Energy Transition Partnership, whereas sandalwood cultivation is facing a serious threat due to sandalwood spike disease. It is caused by the Phytoplasma bacterial parasite of plant tissue, which are transmitted by insect vectors and involved in plant-to-plant transmission. Along with this, you should also remember this disease, that is sandalwood spike disease, was first reported in 1899 and is being classified as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature in 1998. So it's a quiz time, and the first question is, when was the first National Unity Day was observed? Next question is, at which place Defense Ministry is setting up DRDO's Industry Academia Center of Excellence? You all know the drill. आपको correct answer हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी सफलता को नई उड़ान देना चाहते हैं तो join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.